सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस गुरु में। हम आपके लिए लेकर आए क्लास 10 जियोग्राफी चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। आप देख सकते हैं चैप्टर का क्या नाम है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। रिसोर्सेज मीन्स संसाधन और डेवलपमेंट यानी विकास, तो संसाधन और विकास। तो आइए हम रिसोर्सेज मीन्स क्या है। तो रिसोर्सेज का जो अर्थ है एवरीथिंग अवेलेबल in our environment which can be used our needs provided, यहाँ देख सकते हैं satisfied our needs provided it is technologically accessible, economical feasible and culturally acceptable can be termed as a resources। तो यहाँ पर इसका जो हिंदी में अर्थ है कि जो हमारे वातावरण में जो चारों ओर वस्तुएं हैं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है वो क्या है, संसाधन है। प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती वह संसाधन है। एग्जाम्पल कि जैसे कि हमारे को अब जाना है बाइक पर, तो बाइक में जब हम पेट्रोल डालेंगे तो वो क्या हो गया, पेट्रोल से ही तो बाइक चलती है। तो ये क्या हो गया, एक वस्तु हो गई जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, तो ये रिसोर्सेज हो गया। तो नेक्स्ट देखिएगा रिसोर्सेज डिवाइडेशन। आप देख सकते हैं ये रिसोर्सेज डिवाइडेशन है अलग अलग इस प्रकार से, नेचुरल एंड ह्यूमन, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। इसी प्रकार से ये आपके दे रखा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिएगा आप सभी जो रिसोर्सेज, दी रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज, यानी जो संसाधन है, संसाधन का वर्गीकरण है। संसाधन को कितनी प्रकार के भागों में, रिसोर्सेज को ऑन द बेसिस ऑफ ओरिगन के आधार पर बायोटिक और अबायोटिक, बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक फिर नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिबिलिटी, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। फिर यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ ओनशिप, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेचुरल और इंटरनेशनल। फिर यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस डेवलपमेंट, पोटेंशियल डेवलपमेंट, स्टॉक एंड रिजर्व। आइए इनका विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर जो रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज, यानी जो संसाधन का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया। बेसिस, ऑन दी बेसिस ऑफ ओरिगन, यानी आपके उत्पत्ति के आधार पर बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक मीन्स जैविक, अबायोटिक मीन्स अजैविक। जैविक संसाधन वे होते हैं जो जीवमंडल से जिनका उत्पत्ति होती है, जैसे कि आपके फ्लोरा, फूना, ये पेड़ पौधे, एनिमल्स और ह्यूमंस, ये सारे क्या है, बायोटिक है। अबायोटिक जैसे कि माउंटेन, रॉक, रिवर्स, ये सारे क्या हो गए, अबायोटिक। नेक्स्ट है आपके देख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेबिलिटी, यानी सम्यता के आधार पर, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वे होते हैं जिनको बार बार हम यूज कर सकते हैं और जो ख़त्म नहीं होते हैं। एग्जाम्पल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। फिर नेक्स्ट देखिएगा नॉन रिन्यूएबल वे रिसोर्सेज हो सकते हैं जो एक बार यूज़ करने के बाद वो क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। एग्जाम्पल इसमें आपके क्या हो सकता है, कॉल, पेट्रोल। एग्जाम्पल नॉन रिन्यूएबल कॉल और पेट्रोल हो जाएगा, रिन्यूएबल में हो जाएगा वाइंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो है ऑन द बेसिस ऑफ ओनशिप, यानी स्वामित्व के आधार पर जो रिसोर्सेज हैं। इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत, जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरी कार है, मेरा घर है, ये क्या हो गया, इंडिविजुअल, व्यक्तिगत हो गया स्वामित्व के आधार पर। फिर है कम्युनिटी यानी एक से अधिक व्यक्तियों का उस पर अधिकार हो, जैसे पार्क हो गया पिकनिक के लिए। और फिर नेक्स्ट देख सकते हैं नेशनल जो राष्ट्रीय कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि कोयले की खदानें वगैरह, इन पर सरकार का अधिकार है।
फिर इंटरनेशनल जो तकनीकी रूप से एक से न लेकर बहुत सारे देशों का अधिकार होता है। फिर नेक्स्ट देखिएगा डी, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट के आधार पर पोटेंशियल यानी संभावी रिसोर्सेज, डेवलपमेंट यानी डेवलपमेंट विकास के आधार पर, और स्टॉक यानी भंडार के आधार पर, रिजर्व यानी संचित कोष। तो पोटेंशियल वो होते हैं जो वर्तमान में तो है लेकिन हम उनका रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर रहे हैं। फिर यहाँ पर आप डेवलपमेंट स्टॉक वो हैं, डेवलपमेंट वो है जिसका जो वस्तु है उनकी क्वालिटी भी है, क्वांटिटी भी है, लेकिन हम उनका टेक्नोलॉजी से यूज़ नहीं कर रहे हैं। फिर स्टॉक जो वे पदार्थ जिसको हमने स्टॉक करके रखा, भंडार करके रखा है, और रिजर्व जो स्टॉक का ही एक प्रकार है। नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज यानी विकास संसाधन। विकास संसाधन यानी रिसोर्सेज है तो उनका विकास किस प्रकार से किया जाए, उनको बढ़ाया कैसे जाए, यानी बेहतर तरीके से जो हमारे पास रिसोर्सेज है उनको बेहतर तरीके से किस प्रकार से और अच्छा किया जाए, तो वो क्या हो गया, विकास हो गया, डेवलपमेंट हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन रीजन फॉर द सेटिस्फाइड द ग्रीड ए फ्यू इंडिविजुअल। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ देखिएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास। सतत विकास वो होता है जो पर्यावरण, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट, यानी कि सतत विकास वह कहलाता है जिसको पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हम जो कार्य करते हैं वह क्या हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, सतत विकास हो गया। ठीक है, यानी बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए विकास करना, ये हो गया सतत विकास। फिर यहाँ पर देख सकते हैं रियो डी जेनेरियो है, जो रियो डी जेनेरियो है अर्थ समिट, यानी ये ब्राज़ील में है। कहाँ पर है, ब्राज़ील देश में रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992 को, ये जो ब्राज़ील में है पृथ्वी सम्मेलन होता 1992 में। कब हुआ था, जून 1992 में, 1992 को। ठीक है, तो इसमें लगभग 1000 जो राष्ट्र अध्यक्ष थे, 1000 देशों के राष्ट्र अध्यक्ष थे, उन्होंने भाग लिया। और यहाँ पर देख सकते हैं उनका जो उद्देश्य क्या था, जो ग्लोबलाइजेशन है, क्लाइमेट चेंज एंड बायोलॉजिकल डिवर्सिटी, इनमें क्या करना था, सुधार करना था। और उन्होंने एक एजेंडा 21 तैयार किया था। और एजेंडा 21 क्या था, तो इसमें जो क्या था कि ये जो रियो डी जेनेरियो में जितने भी हमने जो लिखित रूप में तैयार किए हैं उनका ये था। और यहाँ पर इसका जो 21 का जो मुख्य उद्देश्य था, एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्राव इज ओवन लोकल एजेंडा। तो यहाँ पर गरीबी को हटाना था इसमें, और ग्लोबलाइजेशन को दूर करना था। यहाँ पर देख सकते हैं रिसोर्सेज प्लानिंग, यानी जो संसाधन है उनकी योजना कैसे की, जो रिसोर्सेज है संसाधन उनका नियोजन कैसे किया जाए, उसकी क्या क्या योजनाएं बनाई जाए। तो यहाँ पर रिसोर्सेज जब तक हम उनको नियोजन नहीं करेंगे, योजना नहीं बनाएंगे, तो वो रिसोर्सेज है भविष्य के लिए हमें उपलब्ध नहीं होंगे, जल्दी समाप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं रिसोर्सेज नियोजन करने प्लानिंग करेंगे तो किस प्रकार से, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सर्वे करना पड़ेगा, उसकी क्वांटिटी क्वालिटी क्या है, और कौन से स्टेट में सर्वाधिक कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, कॉल्स पाए जाते हैं, ये सारा हमें मैपिंग करनी पड़ेगी। फिर उसका ये नियोजन है, प्लानिंग करेंगे हम इस प्रकार से। फिर नेक्स्ट देखिएगा रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया, यानी जो है भारत में संसाधनों का नियोजन किस प्रकार से किया जा रहा है। तो भारत में भी आप देख सकते हैं कि कई प्रकार से के स्टेट है जहाँ पर कहीं तो मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं और कहीं पर कुछ है नहीं। तो हम सबसे पहले वहाँ क्या करेंगे, उनकी क्वांटिटी कितनी है, क्वालिटीज़ क्या है, सर्वे करेंगे, मैपिंग करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसी प्रकार हमें आगे बढ़ना है। नेक्स्ट देखिएगा कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी संसाधनों का संरक्षण
संसाधनों का संरक्षण अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो हमें क्या है उपलब्ध नहीं हो पाएंगे और जल्द ही ख़त्म हो जाएंगे। तो इनका संरक्षण करना ज़रूरी है। यहाँ पर देख सकते हैं रिसोर्सेज आर विटल फॉर मैनी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ बट रेडिशनल कंज्यूमन एंड ओवर यूटिलाइजेशन resources many lead to socio-economic and environmental problems. The overcome these problems, resources conservation at various level is important. These had been the main leaders and thinkers. तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जब हम संसाधनों का संरक्षण नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी इनका उपयोग नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट आप देख सकते हैं लैंड रिसोर्सेज। लैंड रिसोर्सेज मीन्स भूमि संसाधन। भूमि भी एक क्या है, संसाधन है। आपको पता है कि भूमि के बगैर तो हम कुछ करते ही नहीं हैं, लैंड के बगैर तो हमारा कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि लैंड के ऊपर तो हम हमारा मकान बनाते हैं, लैंड के ऊपर हम कृषि करते हैं, ठीक है ना, एग्रीकल्चर करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं और इंडस्ट्रियल औद्योगिक प्रोडक्शन करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत प्रकार से हम कार्य करते हैं। और जो लैंड है वो भी अलग अलग प्रकार, यहाँ पर देख सकते हैं जो लैंड है, जो प्लेन्स है, मैदान है, वो 43 है, और माउंटेन यानी जो पर्वत है वो 30% है, और यहाँ पर प्लेटूज़ यानी पठार है 25%। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो भूमि है, लैंड है, वो अलग अलग है। कहीं पर मैदान है, कहीं पर पर्वत है और कहीं पर पठार है। तो सर्वाधिक है जो 43 है वो क्या है, मैदान है। तो इस पर जिनके ऊपर हम कृषि करते हैं। फिर नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर लैंड यूटिलाइजेशन यानी लैंड का किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया। फॉरेस्ट, यहाँ पर फॉरेस्ट के लिए भी उपयोग होता है। लैंड एंड अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, जो लैंड है, जो भूमि है, वो कृषि के लिए भी यूज़ करते हैं हम। बैरन एंड वेस्ट लैंड, कुछ वेस्ट लैंड भी है। फिर लैंड पुट नॉन एग्रीकल्चर यूजेज, बिल्डिंग एंड रोड्स और फैक्ट्रीज़ के लिए। कुछ जो है लैंड है खेती के लिए, नॉन खेती नहीं कर सकते, बिल्डिंग बना सकते हैं, सड़क बना सकते हैं, कारखाने बना सकते हैं। फिर अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, जिनके ऊपर हम, और भी अदर हैं जिनके ऊपर हम खेती नहीं कर सकते। परमानेंट प्रीजर एंड ग्रेजिंग, ग्रेजिंग जो घास के लिए हैं। लैंड अंडर मिसक्लोज 3 क्रॉप्स ग्रोव्स, 3 फसलें इस लैंड पर हम उत्पादन कर सकते हैं। फिर कल्टीवेशन वेस्ट लैंड यानी वह भूमि जिसको 5 वर्ष के बाद हम यूज कर सकते हैं। फॉलो लैंड्स, करेंट फॉलो और अदर देन करेंट फॉलो। फिर नेक्स्ट है नेट। इस प्रकार से ये भूमि का वर्गीकरण था, किस प्रकार से हम उपयोग कर रहे हैं। फिर यहाँ पर देख सकते हैं लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो भूमि का पैटर्न है वो इंडिया में किस प्रकार से हैं, किस प्रकार से इसको यूज़ करते हैं, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो भूमि है भारत में कितना है, इंडिया में 3.28 मिलियन स्क्वायर यानी 32.8 लाख जो है हमारे पास भूमि है। और इनका जो 93% ही भूमि का हमारे पास है, बाकी जो 7% है वो कुछ भाग चीन के पास, कुछ भाग चीन के पास और कुछ भाग पाकिस्तान के पास है, जिसमें पाकिस्तान में जम्मू एंड कश्मीर, और चाइना में हम देख सकते हैं, चाइना में असम का भाग थोड़ा बहुत, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर देख सकते हैं फॉरेस्ट जो गवर्नमेंट ने किया, फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री इज़ फार ओवर देन डिजायर्ड 33%। इट वाज आउटलाइन इन द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952। तो यहाँ पर राष्ट्रीय वन नीति थी 1952 में, उन्होंने लिखा है कि 33% जो एरियाज़ है वहाँ पर वन होने आवश्यक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आप देख सकते हैं लैंड डिग्रेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स, यानी लैंड डिग्रेशन यानी भूमि का निम्नीकरण। क्यों हो रहा है भूमि का निम्नीकरण, यानी भूमि का जो उपजाऊपन है वो कम हो रहा है, भूमि का कटाव हो रहा है। कंजर्वेशन मेजर यानी इसके संरक्षण के क्या उपाय हैं। तो ये जो भूमि का निम्नीकरण किस कारण होता है, यहाँ पर देख सकते हैं वी हैव स्टार्टेड ओवरलैंड विद द पास्ट विल बी सो फ्यूचर नियरी shelter and clothing overnight human activities have not only degradation but। तो यहाँ पर देख सकते some human activities such as a deforestation यानी क्या करते हैं वो
जंगलों को काटते हैं। ओवर ग्रेजिंग, अत्यधिक पशुओं को चराते ग्रास और माइनिंग करते हैं। एंड क्वारिंग, कंट्रीब्यूशन साइंटिफिक इन द लैंड डिग्रेशन। तो क्या कारण थे? ओवर ग्रेजिंग है, माइनिंग है, डिफॉरेस्टेशन है, और क्या है? अत्यधिक सिंचाई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, डिफॉरेस्टेशन यानी इनमें क्या है? वनों को काटा जा रहे हैं। गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओवरग्रेजिंग, महाराष्ट्र में ओवरग्रेजिंग की जा रही है। लैंड डिग्रेशन हो रहा है कहाँ पर? पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। इरिगेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द लैंड डिग्रेशन। अत्यधिक सिंचाई से भी लैंड का क्या डिग्रेशन हो रहा है, निम्नीकरण हो रहा है, भूमि का कटाव हो रहा है, भूमि का जो उपजाऊपन है वो कम हो रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सोइल एज ए रिसोर्सेज। तो यहाँ पर देखिएगा विद्यार्थियों, सोइल एज रिसोर्सेज, जो सोइल है, मृदा है, वो किस प्रकार से रिसोर्सेज हैं? क्या है? मृदा या मिट्टी। तो यहाँ पर देख सकते हैं सोइल इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो जो भूमि है, मिट्टी है, वो क्या है? एक महत्वपूर्ण नवीनीकरण प्राकृतिक संसाधन है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनाइजेशन इन द अर्थ। बहुत प्रकार हैं भूमि पर जो मिट्टी के कौन कौन से हैं, तो आइए देखते हैं। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल। क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल, भूमि का वर्गीकरण क्या है? किसका? क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल यानी मिट्टी, मृदा का वर्गीकरण। तो यहाँ पर देख सकते हैं अवेलेबल सोइल यानी जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी द मोस्ट क्या है? जलोढ़ मिट्टी प्रमुख महत्वपूर्ण मृदा है, और जो भारत का उत्तरी मैदान है वो संपूर्ण जलोढ़ मृदा से निर्मित है। और ये सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा लाई गया उससे बनाया गया है पूरा निर्माण। और इसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा रिवर भी है, कावेरी भी है। और यहाँ पर देख सकते हैं आयु के आधार पर जो मृदा है, मिट्टी है, जलोढ़ मृदा को दो भागों में बांटा गया। एक है आपके न्यू सोइल, जिसे खादर कहा जाता है, और देन बांगर। जो न्यू सोइल है उसे बांगर कहा जाता है, और जो पुरानी जो मृदा है उसे खादर कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो आयु के आधार पर सोइल को दो भागों में बांटा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं अवेलेबल सोइल एज ए वोल ए वेरी फर्टाइल मोस्टली रिन्यूएबल। तो यहाँ पर देख सकते हैं खादर इज मोर फाइन फर्टाइल। फिर यहाँ पर देख सकते हैं ब्लैक सोइल यानी काली मिट्टी। क्या है? काली मिट्टी। काली मिट्टी को हम क्या कहते हैं? ये ब्लैक कलर की होते आर आल्सो क्या है? रेगर सोइल्स। काली मिट्टी को हम रेगर मिट्टी भी कहते हैं और कपास वाली मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि इससे जो कपास की फसल है वो बहुत ही अच्छी होती है। क्या है? कपास की जो फसल है वो बहुत ही अच्छी होती हैं। महाराष्ट्र में पाई जाती हैं, सौराष्ट्र में, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ में ये पाई जाती हैं। गोदावरी एंड कृष्णा वैलीज। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आप देख सकते हैं रेड एंड येलो सॉइल। काली, लाल और पीली मिट्टी। लाल और पीली मिट्टी जिसका जो रंग है, जो कलर्स है, वो क्या है? वो लाल और पीला है। और ये वेस्टर्न घाट्स में पाई जाती हैं, गंगा प्लेन में पाई जाती हैं, छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं, उड़ीसा में पाई जाती है, और साउथर्न पार्ट्स यानी दक्षिण भागों में भी पाई जाती हैं। नेक्स्ट देखिएगा लेटेराइट सोइल्स। लेटेराइट्स हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर विच मीन्स ब्रिक्स। तो लेटेराइट शब्द है वो ग्रीक भाषा के शब्द लेटिन से बना, जिसका अर्थ होता है ब्रिक। ब्रिक यानी ईंट। लेटेराइट सोइल डेवलप्ड अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट एंड अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन। तो ये इसमें ये लेटेराइट है जो कहाँ पाई जाती हैं? वेस्टर्न घाट में पाई जाती हैं, महाराष्ट्र में पाई जाती हैं, उड़ीसा में पाई जाती हैं, वेस्ट बंगाल में पाई जाती हैं। इस प्रकार से नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो
इससे क्या है, ये कर्नाटक है, केरला है, तमिलनाडु क्षेत्र में पाई जाती हैं। इससे जो उत्पादन होता है किस किस का होता है, इसमें टी का होता है, कॉफ़ी का होता है, ठीक है, और काजू का भी होता है। फिर एरिड सोइल्स, शुष्क मिट्टी, जो एरिड सोइल्स रेंज फॉर द रेड ब्राउन इन कलर, इसका लाल और भूरा कलर होता है। दे जनरली सैंडी इन द टेक्सचर, ये जो शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जो रेतीले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ये राजस्थान है, गुजरात है, प्रॉपर यहाँ पर पाई जाती है। नेक्स्ट और अंतिम जो मृदा है, फॉरेस्ट सोइल। फॉरेस्ट सोइल जिसे वन मिट्टी कहा जाता है, ये ज़्यादातर जो कहाँ पर पाई जाती है, फॉरेस्ट अवेलेबल, और ये हिली एंड माउंटेन, ये जो पहाड़ी क्षेत्रों में, पर्वतीय मैदान में पाई जाती है। द माउंटेन इन्वायरमेंट वर फॉर्म्ड, तो इस प्रकार से देख सकते हैं। फिर यहाँ पर सोइल इरोजन एंड सोइल कंजर्वेशन, यानी मिट्टी का कटाव किस प्रकार, निम्नीकरण और सोइल कंजर्वेशन, यानी मिट्टी का कटाव किस प्रकार से रोका जाए और मृदा का संरक्षण किस प्रकार से किया जाए। तो यहाँ पर जो मृदा का जो कटाव है, मिट्टी का निम्नीकरण किस प्रकार से हो रहा है, ओवर ग्रेजिंग के कारण, ओवर इरिगेशन के कारण और वनों को काटने के कारण ये सारा हो रहा है। तो इसका कंजर्वेशन कैसे करेंगे, तो अत्यधिक जो इरिगेशन है, ओवर ग्रेजिंग है, घास है, ज़्यादा पशुओं को चराना ये हम कम कर देंगे, ज़्यादा सिंचाई कम कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वन लगाएंगे, तो इससे ये जो सॉइल कंजर्वेशन एकदम ठीक हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।